नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला में घोटाले की जांच शुरू हो गई है। गाड़ियों और उपकरणों की खरीद घोटाले की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। साल 2018 से 2020 के बीच हुआ था यह घोटाला। चीफ इंजीनियर से लेकर फिटर तक घोटाले में आरोपी पाए गए हैं। सभी लोगों को 20 अप्रैल को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। नगर आयुक्त से ईओडब्ल्यू ने खरीद का मांगा ब्यौरा। मोटर पार्ट्स की खरीद से जुड़े ईओडब्ल्यू ने दस्तावेज मांगे हैं। तो घोटाले का मामला सामने आया और इस घोटाले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है इस घोटाले को लेकर? अब तक जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या कुछ पूछताछ होगी? क्योंकि अभी तो फिलहाल सबको बुलाया गया है रिपोर्ट लिखने के लिए। आगे पूछताछ कुछ की जाएगी, वो सारी चीजें लिखने के लिए बुलाया गया है सबको अभी। बिल्कुल, अगर बात करें 2018 से 2020 के बीच में नगर निगम लखनऊ ने तमाम तरह के उपकरणों की खरीद फरोख्त की थी। जिसमें जो कार्यशाला है नगर निगम की, वहाँ पर सारे जो पार्ट्स थे वो आए थे। निश्चित तौर पर उसके बाद शिकायतें हुई थी और शिकायतों के बाद जांच का दौर शुरू हुआ। पहले शुरुआती दौर जांच हुई, उसके बाद ईओडब्ल्यू को जांच की गई। ईओडब्ल्यू ने पूरी जांच की, उसमें 9 लोगों को आरोपित बनाया गया, जिसमें तत्कालीन जो मुख्य अभियंता थे नगीना त्रिपाठी, रामनगर त्रिपाठी वो है, और साथ ही साथ तमाम लोग हैं, 9 लोग कुल शामिल हैं, जिनको ईडब्ल्यू ने 9 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है, अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। निश्चित तौर पर इस दौरान यूडब्ल्यू ने नगर आयुक्त से पत्र लिख करके मांग की है कि पूरा डेटा जो है उनको उपलब्ध कराया जाए कि कौन सी कंपनी से खरीदारी की गई, टेंडर की प्रक्रिया क्या रही और कितने उसकी राशि क्या रही। इन तमाम चीजों को लेकर के नगर आयुक्त से मांग की गई। साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि जो अधिकारी हैं वो इस समय वर्तमान में तैनाती क्या है, उनके फोन नंबर क्या है, तमाम तरह की जानकारी मांगी गई निश्चित तौर पर। साथ ही साथ जो 20 तारीख को 9 लोगों को बुलाया गया, जिनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो खरीद फरोख्त हुई थी उसमें क्या क्या था, किन चीजों की हुई थी, किस और क्या रेट रहा था, सरकारी जो मानक होते हैं विभाग के वो पूरे हुए थे नहीं, इन तमाम चीजों बिंदुओं को लेकर के पूछताछ हुई। निश्चित तौर पर इसमें अगर रामनगर पार्टी है वो भी आरोपित है। साथ ही साथ जो तमाम लेखा विभाग से जुड़े हुए क्लर्क हैं, लेखाधिकारी हैं, उनको भी आरोपित बनाया गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। नगर आयुक्त से और नगर निगम से लगातार संपर्क में है, लगातार जो जानकारी उसको चाहिए वो मांग रहा है और 20 तारीख को बाकायदा बयान दर्ज होंगे जो आरोपित हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित होंगे। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर विकसित करेगा। लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़ में मेगा फूड पार्क बनेंगे। कुशीनगर, चंदौली, कौशाम्बी में भी मेगा फूड पार्क बनेंगे। अगले 100 दिनों में खुलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाद बहुत ज्यादा संख्या में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़ में मेगा फूड पार्क बनेंगे। कुशीनगर, चंदौली और कौशाम्बी में भी ये मेगा फूड पार्क बनेंगे। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये जो शुरुआत की जा रही है मेगा फूड पार्क की, इसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा के 2017 में सरकार आई थी तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम नई योजनाएं लाई थी। निश्चित तौर पर जो मेगा फूड पार्क है ये योजना पिछली कार्यकाल की है, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम जिलों में मेगा फूड पार्क बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि काम शुरू नहीं हो पाया था और एक बार फिर अब उस पर ध्यान दिया, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, कौशाम्बी और कुशीनगर शामिल है निश्चित तौर पर, और चंदौली भी शामिल है। निश्चित तौर पर इस दौरान अगर मेगा फूड पार्क बनकर तैयार होंगे तो कहीं ना कहीं जो युवा है, रोजगार हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उस जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसका डेवलपमेंट में काफी अहम योगदान मिलेगा। इसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री को निर्देश दिया गया और अगले 100 दिनों में इस पर काम शुरू होकर के जो है वो मेगा फूड पार्क का अंतिम रूप क्या होगा वो दे दिया जाएगा। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। यूपी के विकास को रफ्तार देने के मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मंत्रियों के कामकाज के लिए प्लान तैयार किया गया है। सप्ताह में 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिलों में रहेंगे मंत्री। जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे मंत्री। तो यूपी के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों के कामकाज के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसमें कि एक सप्ताह में, एक हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में और 3 दिन जिले में रहेंगे। जिस जिले का मंत्री है, जिस जिले का विधायक है,
वो विधायक वहां पर 3 दिन रहेगा और बाकी 4 दिन वो लखनऊ में रहेगा, अपने दफ्तर में रहेगा। तो ये पूरा प्लान तैयार किया गया है मंत्रियों के लिए, ताकि कोई भी मंत्री छुट्टी ना ले, ताकि कोई भी मंत्री काम से दूर ना रहे, और साथ ही कोई भी मंत्री ऐसा ना हो जिससे वहां की जनता शिकायत करे कि आप आते ही नहीं हैं। तो जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक प्लान तैयार किया गया है और अब मंत्री उनके समस्याओं का निस्तारण करेंगे। यूपी के विकास को रफ्तार देने के मिशन पर योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है कि कामकाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हफ्ते में 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिले में ही मंत्रियों को रहना होगा। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। एसके वाजपेयी, ये है एक्शन प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने ये तय किया है मंत्रियों के लिए कि हफ्ते में अगर 4 दिन वो लखनऊ में रहेंगे और 3 दिन अगर वो अपने जिले में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सीधे जनता से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को थोड़ा समझेंगे और ये शिकायत बाद में नहीं रहेगी कि मंत्री नेता तो आते ही नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान बंद चल रही जो फरियाद सुनने की प्रक्रिया थी उसको फिर से शुरू किया है। मुख्यमंत्री खुद अपने आवास पर जनता दरबार लगा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में हो या गोरखपुर में हो, लगातार जनता की बात सुन रहे हो, कोशिश कर रहे हैं कि उनको तेजी के साथ निस्तारित किया जाए और कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर लखनऊ न पहुंचे, उसका जो निस्तारण है वो स्थानीय स्तर पर हो, ये सबसे बड़ा प्रयास है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन जिन जिलों का प्रभार उनके पास है 3 दिन वो अपने उन जिलों में भी बिताएं, ताकि कहीं ना कहीं जो लोग शिकायत लेकर लखनऊ तक आते हैं या गोरखपुर जाते हैं उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े, उनके जिले पर उनकी तहसील के स्तर पर ही शिकायत का निस्तारण हो और बाकी के 4 दिन वो लखनऊ के दफ्तर में बैठे, जहां पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार चीजों को आगे बढ़ा रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, उस दिशा में काम करें। तो निश्चित है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रणनीति के तहत एक एजेंडे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही एक वजह है कि चाहे वो 100 दिन का एजेंडा हो या फिर अब 6 माह और सीधे 1 साल और 2 साल में मंत्री क्या करने वाले हैं उसको लेकर भी लगातार वो मंत्रियों के प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं और आगे का दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास यही है कि जो भी लोग हैं या जिनके पास कोई समस्याएं हैं, जिनका अपना कोई काम है, अगर वो अपना काम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 3 दिन ऐसे निर्धारित किए जाएं जिसमें जो प्रभारी मंत्री हैं वो संबंधित जो जिला उनको अलॉट किया गया है उस जिले में बैठे और वहीं पर लोगों की समस्याएं सुनकर तत्काल उनको निस्तारित करें, ताकि किसी भी फरियादी को लखनऊ तक चक्कर ना लगाना पड़े। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रशासनिक अफसरों को, जिसमें आईएएस आईपीएस अफसर भी शामिल हैं, उनको भी कहा है कि वो समय से दफ्तर पहुंचे, समय से दफ्तर में बैठे, एक निर्धारित सीमा तक ही लंच करें और उसके बाद अपने काम पर लौट आएं और कहीं ना कहीं उस काम को पूरी तन्मयता के साथ करें और कोशिश करें कि कोई भी चीज कहीं देरी ना हो। जो फरियादी आते हैं उन फरियादियों की समस्याओं का तेजी के निस्तारण हो और उसके बाद मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि वो इन सारी चीजों का मॉनिटर करें और देखें कि किस जिले से कितनी शिकायतें आ रही हैं। एसके वाजपेयी, ये देखा जाता है कि पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए कई सारे ऐसे नेता होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर गौर किया है और उनका ये सोचना है कि अगर पार्टी के नेता सही ढंग से रहेंगे तो जनता विश्वास करेगी नेताओं पर और किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगे और ना ही विपक्षियों को मौका मिलेगा कि आपके नेता ऐसे हैं तो पार्टी कैसी होगी। ये अक्सर देखा जाता है और अक्सर सुना भी जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करने के लिए नेताओं को पहले से ही चेताया जा रहा है कि देखिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं और सीधे जनता से जुड़े। बिल्कुल, हमने देखा है कि बहुत बार विपक्षियों की तरफ से ऐसे पोस्टर लगाए थे कि फलाना मंत्री, फलाना विधायक, फलाना सांसद लापता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की शिकायतें आई थी कि मंत्री अपने संबंधित जिलों में नहीं जाते, जो जिलों का प्रभार उनको दिया जाता है उस प्रभारी होने के बावजूद उस जिले में नहीं पहुंचते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब फरियाद सुनते हैं, चाहे वो लखनऊ में हो तो लखनऊ के आवास पर सुन रहे हो या फिर गोरखपुर में मठ में सुन रहे हो, उस दौरान बड़े पैमाने पर फरियादी प्रदेश के सभी 75 जिलों से पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं उन फरियादियों की समस्याओं को समझा है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए झांसी का है और वो गोरखपुर में जाकर शिकायत करता है या लखनऊ में आकर अपनी
शिकायत करता है तो आखिर उसको इतना 300 से 500 किलोमीटर का चक्कर क्यों लगाना पड़े? उसकी समस्या का निस्तारण उसके स्थानीय जिले पर, उसकी तहसील पर ही क्यों ना हो जब समस्या वहां की है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया है कि सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में जाएं और जो उनको दायित्व दिया गया है उसके तहत स्थानीय स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। जी ठीक है, आप बने रहिए एसके वाजपेयी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक है। आज शाम 5 बजे लगभग बताया जा रहा है कि यह अहम बैठक होगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक में कौन कौन शामिल होगा आपको ये भी बता दें। आज शाम 5 बजे लोक भवन में बैठक करेंगे सीएम योगी और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखेंगे योगी आदित्यनाथ। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, आज औद्योगिक विभाग को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सारे ही मंत्रियों को ये टास्क दिया गया है कि अपने अपने विभागों को लेकर उनका क्या प्लान है, इस चीज को प्रेजेंट किया जाए। तो अब इस चीज को देखने के लिए 5 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 52 मंत्रियों को दायित्व दिया है और 52 मंत्रियों के पास अलग अलग विभाग जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग हैं वो आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी 52 विभागों को 7 सेक्टर में बांटा है, जिसमें ऐसे विभाग जैसे कृषि या उससे जुड़े हुए विभाग एक साथ किए गए हैं, औद्योगिक विकास और उससे जुड़े हुए विभाग एक साथ किए गए हैं। इस तरीके से 7 सेक्टर बनाए गए हैं ताकि 7 सेक्टर में सभी 52 मंत्रियों के विभाग शामिल हो जाएं। हमने देखा है कि पहले कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन देखा था, उसके अफसरों के साथ बातचीत की थी। सभी जो उनसे कोरिलेट विभाग थे, 11 विभाग ऐसे थे जिनके मंत्री, उनके सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को 2 साल का रोड मैप, क्या कार्य योजना उनके विभाग की होगी, किस तरीके से वो काम करेंगे, वो दिया था। आज दूसरे जो सेक्टर है जिसमें औद्योगिक विकास विभाग आता है उसका प्रेजेंटेशन है, जिसमें जहां औद्योगिक विकास होगा साथ ही साथ उसके जुड़े हुए जिसमें नगर विकास भी शामिल है, साथ ही साथ जो ग्राम विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो भी शामिल हैं। वो बहुत सारे कोरिलेट विभाग होंगे जो कि औद्योगिक विकास विभाग से कोरिलेट करते हैं, जिसमें यूपीडा भी है, पीडब्ल्यूडी भी है। तो कहीं ना कहीं वो सभी विभाग आज अपना संयुक्त प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें यह होगा कि 100 दिन की एजेंडा जो तय किया गया है उस पर तो काम हो रहा है, लेकिन 6 महीने, 1 साल और 2 साल कि उनके विभाग की कार्य योजना क्या है, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तुतिकरण देखेंगे और उसके बाद मंत्रियों को दिशा निर्देश देंगे कि किन चीजों को लेकर वो अपने 2 साल के प्रोग्राम में आगे बढ़े। और वहीं अगर हम 16 तारीख की बात करें तो समाज कल्याण विभाग और उससे जुड़े हुए विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। 19 तारीख को चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, मातृ शिशु एवं रेफरल का प्रेजेंटेशन है। तो निश्चित है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 7 सेक्टर्स का 7 बार में प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसका दूसरा प्रेजेंटेशन आज शाम 5 बजे एनएफसी में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही वो सभी अफसर और मंत्री मौजूद रहेंगे जो कि इन विभागों से आते हैं। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए एसके वाजपेयी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम योगी की आज अहम बैठक है 5 बजे लोक भवन में और वो इस बैठक में प्रेजेंटेशन देखेंगे। खबर दिल्ली से, जहां भगवा रंग में रंगा जेएनयू गेट। भगवा जेएनयू का बोर्ड लगाया गया है, हिंदू सेना के नाम से पोस्टर लगे हैं, कैंपस के आसपास भी पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं। तो भगवा जेएनयू का बोर्ड लगाया गया है और हिंदू सेना के नाम से पोस्टर भी लगे हैं। ये देखिए तस्वीर, आखिर कैसे झंडे लगाए गए हैं भगवा रंग के। इसके अलावा भगवा रंग में बोर्ड लगे हैं, रंगे जेएनयू लिखा हुआ है, भगवा जेएनयू इस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो भगवा रंग में रंगा जेएनयू गेट, जहां गेट के हर तरफ जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक भगवा रंग के झंडे और एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा है भगवा जेएनयू। कैंपस के आसपास भी इस तरह के झंडे लगाए गए हैं। जितने ऑटो खड़े हैं आसपास, उन ऑटो में भी भगवा रंग के झंडे लगे नजर आ रहे हैं। तो हिंदू सेना के नाम से पोस्टर भी लगे हैं, इसके अलावा ये झंडे लगे हैं। आखिर संदेश क्या देने की कोशिश है, इसको लेकर अभी भी असमंजस है। मैं सुरजीत यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू सेना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भगवा का अपमान भगवा विरोधियों द्वारा किया जाता रहा है। हिंदू सेना इनको चेतावनी देती है, सुधर जाओ।
भगवा का अपमान करने की कोशिश मत करना। हम आपका सम्मान करते हैं, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं, प्रत्येक विचारधारा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर भगवा का अपमान किया जा रहा है, हिंदू सेना इसको सहन नहीं करेगी और कोई भी कठोर कदम इसके विरोध में उठा सकती है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जेएनयू कैंपस के बाहर जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक खाली भगवा रंग के झंडे और एक बोर्ड जिस पर भगवा जेएनयू लिखा है ये नजर आ रहा है। आखिर संदेश क्या देने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए जेएनयू की अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों में जेएनयू परिसर में ऐसे चीजें निकलकर सामने आई जिस वजह से जेएनयू अक्सर विवादों में रहा है। ऐसे में हम बात करें कुछ दिन पहले रामनवमी को लेकर विवाद हुआ था और लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए थे। आरोप था कि परिसर में मीट बनाया जा रहा है रामनवमी के अवसर पर। इस दौरान तमाम हिंसक झड़प हुई। अगर हम बात करें आज की तो हिंदू सेना की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं, जेएनयू परिसर के बाहर लगाए गए हैं, गेट के इर्द गिर्द लगाए गए हैं और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इस पोस्टर्स में लिखा गया है भगवा जेएनयू हिंदू सेना की ओर से लगाया गया। और हिंदू सेना का कहना है कि चूंकि जो जेएनयू में जो कुछ लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो भगवा रंग से नफरत करते हैं, उनको बताना होगा कि भारत में रहने वाला व्यक्ति भगवा रंग का सम्मान करता है और भगवा रंग कमजोर नहीं है। यही सब कारण है कि आज भगवा रंग का जो पोस्टर है, जो झंडे हैं, जो बैनर्स है, वो जेएनयू के बाहर गेटों पे लगाए गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। झांसी के नवाबाद इलाके में महिला ने फर्नीचर के शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि महिला ने शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है। पुलिस मौके पर आई लेकिन महिला पुलिस के सामने ही एक बैग ले गई जिसमें महिला ने शोरूम में रखे 6,90,000 रुपए लेकर फरार हुई है। तो वहीं शोरूम मालिक का कहना है कि मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है और मामला दर्ज ही नहीं कर रही है, मामले में तहकीकात ही सही तरीके से नहीं कर रही है। देखिए इस महिला को कितने शातिर तरीके से ये महिला अंदर घुसी शोरूम के और सारे कैश निकाली ड्रॉर से और उसके बाद यहां से फरार हो गई। लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस लापरवाही बरत रही है और तमाम सवाल पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक शिकंजा कसा गया इस महिला पर। ये हुई है कि मेरा भाई है जिससे मेरा कोई लेना देना, श्याम फर्नीचर पे भी उसका कोई हक नहीं है। श्याम उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन वो हमारे शोरूम पर आके हमेशा रंगदारी मांगती है। रंगदारी ना देने पे उसने 9 तारीख को आके पीछे हमारे जो जहाँ पर हम कैश रखते हैं वहाँ से वो 6,90,000 रुपये का बैग उठा के ले गई। घटना ये हुई है कि मेरा भाई है जिससे मेरा कोई लेना देना, श्याम फर्नीचर पे भी उसका कोई हक नहीं है। श्याम उसकी पत्नी से विवाद। अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुराल में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हो गई है। सोनम कपूर का ससुराल दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग में स्थित है। बीते महीने घर से चोरों ने अलमीरा से करीब 2.5 करोड़ के जेवरात पर हाथ साफ किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेजी से शुरू कर दी थी, जिसके बाद इसमें 1 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। चोरी में शामिल 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं।
बेसिकली 23 फरवरी को हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे 2 करोड़ 40 लाख की चोरी हुई थी। नीतीश गेरा जी कंप्लेनेंट है, उन्होंने दिया था। इसके बाद हमारी टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, तो काफ़ी हमने जो हाउस हेल्प्स हैं, नर्सेज हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वगैरह, उन पर काफ़ी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की और इस पे बेसिस पे हम 2 लोगों पे ज़ीरो इन कर पाए। और इसमें जो एक नर्स हैं, अपर्णा विल्सन उनका नाम है, 31 साल की, उनको हमने इसमें अरेस्ट किया और साथ ही साथ उनके हस्बैंड नरेश हैं, उनको भी अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित चैत्य भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर ने मानव कल्याण के संदेश का प्रचार किया, आज लोगों को प्रेरित करता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बधाई दी है और बाबा साहेब पर हार डालकर अभिवादन किया। इस दौरान टोपे ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते अम्बेडकर जयंती का उत्सव सादे तरीके से मनाया गया। इस साल पूरे राज्य में जयंती का उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। अरे तू हात नको लावू रे, थोडं मागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे तू हात नको लावू रे। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले राज ठाकरे के उस बयान को गलत करार दिया जिसमें ठाकरे ने राकांपा प्रमुख शरद पवार पर महाराष्ट्र में जातिवाद राजनीति करने का आरोप लगाया था। अठावले ने कहा कि राकांपा के अध्यक्ष पवार ने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की और वे समाज के सभी वर्गों को हमेशा साथ लेकर चले हैं। पवार ऐसे नेता हैं जो दलितों और आदिवासियों को साथ लेकर चलते हैं। वो राजनीति में अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए पहचाने जाते हैं। राज ठाकरे का यह कहना बिल्कुल गलत है कि पवार जातिवादी हैं। मुझे लगता है कि राज ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार राकांपा नेता नवाब मलिक की 8 प्रॉपर्टीज जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसमें प्रॉपर्टी की कीमत अरबों में आंकी जा रही है। बता दें कि मालिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ईडी ने नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है।
सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के 5 मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस ने अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी की स्पेशल क्राइम यूनिट ने मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि ठाणे और मुंबई में दर्ज सभी 5 एफआईआर अब सीबीआई ने अपनी नियमावली के अनुसार अपने मामलों के रूप में फिर से दर्ज की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए कीमत की 3.980 ग्राम हेरोइन जब्त की है। इस मामले में एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। आरोपी इस हेरोइन को सूटकेस की केवटी में छिपाकर लाया था। कार्डेलिया क्रूज ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केस से जुड़े 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वीवी सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन प्रसाद शामिल हैं। दोनों अधिकारियों पर काम में लापरवाही और केस में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी केस में जुड़े हैं।